नमस्ते मेरे प्यारे सहपाठियों। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार ने इसके लिए नई शिक्षा नीति लाई है। 1986 से पहले जो शिक्षा नीति हुआ करती थी वो 1986 में राजीव गांधी द्वारा बदल दी गई। उसके बाद नरसिम्हा राव ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव, उनकी सरकार ने इसको फिर से बदला था। उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, परंतु इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको संपूर्ण रूप से परिवर्तित करने का फैसला लिया है। अगर आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने अगर ये एकदम से फैसला ले लिया है तो आप गलत हैं। इसका काम उन्होंने 2014 से ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था। 2014 में जब घोषणा पत्र बनाया था तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हम एक नई शिक्षा नीति लाएंगे और उसका उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सरकार के आने के बाद, सरकार में 2014 में जब सरकार आ गई थी तो सरकार में आने के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। और शुरू करने के बाद उन्होंने 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट मंत्री, डेट क्या थी 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिव सुब्रमण्यम जो हमारे हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम बनाई गई। 5 सदस्यों की टीम बनाई गई और उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी। 27 मई 2016 को इसकी रिपोर्ट दी गई सरकार को। फिर सरकार ने इसरो के हमारे बहुत प्रसिद्ध पूर्व वैज्ञानिक थे जिनका नाम है के कस्तूरी नंदन की सदस्य में, उनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की टीम बनाई गई। 9 सदस्यों की टीम बनाई गई और उन्होंने एक अच्छे तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीके से शिक्षा नीति होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उन्होंने एचआरडी मंत्रालय को ये सौंपा। एचआरडी मंत्रालय ने उसकी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद 2019 में उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे। तो लगभग 1.5 से 2 लाख, थोड़े बहुत भी नहीं, 1.5 से 2 लाख सुझाव आए और उन सुझावों को सोचकर, समझकर और तर्क करके उन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनाई। और उस नई शिक्षा नीति को अभी 29 जुलाई 2020 में लागू कर दिया गया, जिसका नाम नई शिक्षा नीति 2020 रखा गया। इसमें क्या बदलाव है, इसके बारे में आपको सब बताया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आएगी, इसके बारे में क्या क्या है, इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, इसकी पढ़ाई कैसी होगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि इसका जो कंसेप्ट है वो 5+3+3+4 के टाइप का है, मतलब 5+3+3+3 के रूप का। जबकि पहले जो हुआ करता था वो हमारा 10+2 हुआ करता था। 10th भी बोर्ड हुआ करती थी, 12th भी बोर्ड हुआ करती थी। तो इस नए सिस्टम को हम समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या डाला गया है, क्या क्या नहीं डाला गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो जब मोदी सरकार से पूछा गया कि आप ये नई शिक्षा नीति क्यों लाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो दलीलें दी वो ये थी कि इसमें इनोवेशन बढ़ेगा, आईटी सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, हमारी शिक्षा की जो नीतियां हैं वो नई तरीके की, आज की आधुनिक होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल टाइप की जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा एजुकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ऐसी उन्होंने कुछ दलीलें दी। उस दलीलों के आधार पर उन्होंने नई शिक्षा नीति का निर्माण किया। अभी जो शिक्षा नीति चल रही है उसको 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा बनाई गई थी और 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार जो थी उन्होंने उसमें एक छुटपुट बदलाव किया था। वो बदलाव कोई खास नहीं था, उसके बारे में हम इतना जानेंगे नहीं। अभी जो बदलाव है उसके बारे में हम ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इस नीति में जो मानव संसाधन मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय था, वो 1950 से लेके 1986 तक
जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, उसके बाद 1986 में उस शिक्षा मंत्रालय और जो एचआरडी है उसका नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। जबकि अब वापस इस नई शिक्षा नीति में इसका नाम बदल करके वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जब सरकार से इसकी दलील पूछी गई तो सरकार ने यह बताया कि मानव कोई संसाधन नहीं हो सकता। क्या मानव कोई संसाधन नहीं हो सकता? यह मूल अधिकार का उल्लंघन है। इस वजह से इसमें नई शिक्षा नीति में इसको बदलाव किया गया और इसका नाम वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और मानव संसाधन मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा अब से। उसके बाद 2018 के अधिवेशन में उसके अंदर इसकी बात उठाई गई और बोला गया कि ये जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ये मानव संसाधन मंत्रालय नहीं होना चाहिए, इसको वापस हम शिक्षा मंत्रालय कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये मानव कोई संसाधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अपने मूल अधिकारों का, मूल मूल्यों का उल्लंघन है। इस वजह से इसको बदल दिया गया। जब एचआरडी मंत्री से हमारी मीडिया ने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो एजुकेशन में, शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे एजुकेशन बहुत आगे, बहुत हाई लेवल पर जाने वाली है और इससे फायदा होगा, ऐसा एचआरडी मंत्री का कहना है। तो इस नीति में क्या क्या बदलाव हुए उसको आइए हम समझते हैं। शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें हायर एजुकेशन, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं, वो हायर एजुकेशन में मल्टीपल टाइप के कोर्स होंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया, क्या किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया तो वो क्या कर सकता है? जैसे किसी ने 1 साल में छोड़ दिया, क्या किसी ने 1 साल में छोड़ दिया तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसी ने 2 साल में छोड़ा तो उसको उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर जो पूरा 4 साल करता है उसको डिग्री का कोर्स मिल जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने जो 1 साल का जो सर्टिफिकेट लिया है वो उसको आगे वाली एजुकेशन में जो वो करना चाहता है उसमें वो सर्टिफिकेट उसके काम आएगा। तो इसको बोलते हैं हम, इस तरह जो इन्होंने तैयार किया है इसको हम क्रेडिट ट्रांसफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांसफर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसने 1 साल का जो सर्टिफिकेट लिया है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, यही वो समझाने चाह रहे थे। इसमें दूसरी बात यह समझाई गई कि इसमें जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो बीए और बीए करते हैं, उसको उनके कोर्स 3 साल और 4 साल के होंगे। अब आप बोलोगे सर ये 3 साल और 4 साल का क्या सिस्टम है? तो उसको भी समझिए कि जो बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं, जो बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का कोर्स करेंगे और जो रिसर्च सेंटर में आगे बढ़ना चाहते हैं वो 4 साल का कोर्स करेंगे। इसके बाद इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का सिस्टम भी रखा गया है। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 1 साल की होगी, उसके बाद जो पीएचडी होगी वो 4 साल की होगी। इसमें एक सिस्टम ये भी कर दिया गया है क्या कि जब कोई बच्चा पीएचडी करेगा तो उस पीएचडी करने में उस बच्चे को एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट दिया गया है। ये एजुकेशन का भी इसमें सिस्टम किया गया है। इसके अंदर ये होता है कि कोई बच्चा जैसे साइंस लेकर के एजुकेशन कर रहा है तो अगर उसकी इच्छा हिस्ट्री पढ़ने या पॉलिटिकल पढ़ने या किसी खेलकूद में या किसी म्यूजिक वगैरह में है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको एक अलग कोर्स के रूप में आपको दिया जाएगा और उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसका यूज करोगे और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेवल का है तो वो साइंस में आ सकता है साइंस पढ़ने के लिए, कोई साइंस का है तो आर्ट्स में जा सकता है अगर उसकी कला में एक अच्छा गुण है। तो समझते हैं कि इसके अंदर एक नियम बनाया गया है। वो नियम यह है कि जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटियां हैं उन यूनिवर्सिटियों में सभी में एक ही नियम लागू किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि किसी यूनिवर्सिटी के नियम अलग है और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के नियम अलग है। यहाँ कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, वहां कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। सभी यूनिवर्सिटियों में कॉमन कोर्स होगा। और इसमें एक नियम और बनाया गया है कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पैसे नहीं ले सकती, उनके लिए एक अलग से फीस पे जो है वो फिक्स किया जाएगा कि आप इतनी ही फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आजकल जो प्राइवेट
यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया है। उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और अब आगे समझते हैं कि आगे हम अगर छोटी लेवल पर चलें तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताए थे 5 + 3 + 3 + 4, तो वो जो 4 साल है 8वीं के बाद आपको अपना स्ट्रीम फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपना कोर्स लेना पड़ेगा। जैसे साइंस ले लिया तो इसमें यह सिस्टम नहीं कि आप साइंस ही पढ़ोगे, आप अभी बताया मैंने इसमें मल्टी सिस्टम है। मल्टी सिस्टम क्या है कि जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो इसकी इच्छा है वो पढ़ सकता है। और 9वीं से लेकर 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम किया जाएगा। 10th बोर्ड को हटा दी गई है और हर साल 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। ये इनके पास नियम है। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके बाद हम चलते हैं 5वीं से लेकर 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए। इनके लिए स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के सिस्टम में यह है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा वो उसका प्रैक्टिकल करेंगे, जिसको हम इंटर्नशिप भी बोलते हैं। इंटर्नशिप सिस्टम आप समझते होंगे। इंटर्नशिप सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम लगता है। यहां पर बच्चों को एक इंटर्नशिप दी जाएगी कि आपने ये जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो होनी चाहिए थी। इसके पहले 5वीं तक के बच्चों के लिए ये किया गया है कि इनको मातृभाषा में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको परिवार से क्या शिक्षा मिलेगी यह भी पेरेंट्सों को समझाया जाएगा। अब इस बीच में आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये होगा कैसे। आप जानते हो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये आती है कि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है। सरकारी स्कूलों की हालत आप जानते हो वो कैसी है, ना किसी के पास टीचर अवेलेबल है ना कुछ है। तो वो सब चीजें की जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी का लगभग 4% अभी तक दिया जाता था शिक्षा के अंदर, लेकिन अब वो जीडीपी का बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। और 6% अब एजुकेशन में दिया जाएगा, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, नए टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बताइए। और आगे आपके लिए एक नई वीडियो आने वाली है। दिल्ली में जो पुलिस कांस्टेबल की पुलिस भर्ती की जो नौकरी निकली है उसके बारे में, फॉर्म कैसे फिल किया जाए, उसके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी एज एबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब बताया जाएगा। तो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।